हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके ऑन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग को बायोलॉजी से बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, लगभग आज के हम इस वीडियो में आप लोग को कम से कम 455 को प्रश्न बताएंगे जो सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे आज का पहला प्रश्न है कि सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। बताना है कि सीरोलॉजी जो है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है सीरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जीव विज्ञान का पिता कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना है जीव विज्ञान के पिता जो है हम लोग अरस्तु को कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि कीट संवर्धन क्या है। बताना है कि कीट संवर्धन जो है वह क्या है। तो याद रखना है कीटों की वृद्धि करने वाले विज्ञान को हम लोग कीट संवर्धन कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद याद रखना है कि मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है। बताना है कि मानवीय सौंदर्य से शिक्षा से संबंधित जो है वो विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है कालोलॉजी जो है उसमें मानवीय सौंदर्य शिक्षा के संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना है ऑन्कोलॉजी में हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं लोग। नेक्स्ट और हम यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, पक्षी में क्या किया जाता है, ऑर्थोनोलॉजी का अध्ययन के ऑर्थोनोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है, ऑन्कोनोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, स्तनपायी का अध्ययन मेमोलॉजी में किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन जो पेडोलॉजी में किया जाता है और हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद झाड़ी का जो है डेंड्रोलॉजी में किया जाता है, रक्त का अध्ययन जो है हीमेटोलॉजी में या रक्त विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बताना है कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो याद रखना है पक्षी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि हड्डी की पढ़ाई के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है ऑर्थोनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कोशिका और कोशिका की संरचना विभाजन से जो भी प्रश्न पूछा है उन सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न देखेंगे कि पादप ऊतक में डॉट डॉट की कोशिका भित्ति सुवेरिन द्वारा स्कंदित होती है जो उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए अभेद बनाती है। ठीक है, तो याद रखना है कॉर्क बनाती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि यदि एक जीवाणिक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होता है तो 2 घंटा में कितना जीवाणिक निर्मित होते हैं। तो याद रखना है 256। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पौधा एवं यहाँ पे हम देखेंगे कि पौधा और पशु कोशिकाओं में अंतर में किस संरचना से स्पष्ट होता है। तो याद रखना है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बायोफाइट में जीवाणु मातृकोशिका होती है। तो याद रखना है द्विगुणित होती है। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा हुआ प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है। तो याद रखना है ग्लूकोज का उपयोग कर सकता है। देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ऑर्गेनेल को डॉट डॉट के द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जाता है। तो याद रखना है डिफरेंशियल से किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो याद रखना प्रोटोप्लास्ट जो है पादप कोशिका और कोशिका भित्ति के अंतर होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लाइसोसोम होते हैं। बताना है कि लाइसोसोम क्या होता है। तो याद रखना लाइसोसोम पाचन केंद्र होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्न में से डॉट डॉट आम के पौधा और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो याद रखना कोशिका झिल्ली जो होता है आम के पौधा और बंदर दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। तो याद रखना बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम में कितना प्रकार के राइबोसोम होता है। तो याद रखना 70 इस प्रकार के। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लासिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितना प्रतिशत से बना होता है। तो याद रखना
94 मतलब 94% से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस का कार्य होता है? तो याद रखना कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन में युग्म कब होता है? तो याद रखना है अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन जो है वह कब होता है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइगोटिन के दौरान। ठीक है, जाइगोटिन के दौरान जो है क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका का युग्मन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मानव शरीर के किस अंग में उपकाला कोशिका पाई जाती है? तो याद रखना मानव शरीर के किस कोशिका में उपकाला कोशिका पाया जाता है? तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिस्कशन कि प्राणियों के शरीर में बाहरी सतह अवर शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी और भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को उपकाला ऊतक कहा जाता है या उपकाला कोशिका भी कहते हैं। वास्तव में उपकाला कोशिका शरीर के एक विशिष्ट कोशिका होती है, जैसे मैं बता रहा है कि गुर्दा, फेफड़ा, जिगर आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? तो याद रखना है विषाणु जो होता है इसमें एंजाइम मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? तो याद रखना आरबीसी के द्वारा मतलब लाल रुधिर कणिका के द्वारा शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह कोशिका का शक्ति के स्रोत होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध है? तो याद रखना है वायरस से इंटरफेरॉन का संबंध होता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि निम्न में से कौन कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाला जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो याद रखना लाइसोसोम जो है वह कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है? तो याद रखना 80% से अधिक सेल में जल पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव शरीर में होता है, बताना है कि मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो याद रखना 70% मानव के शरीर में पानी होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलेनोसाइट के द्वारा त्वचा का रंग निर्धारित किया जाता है। इसे मेलेनिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न कि राइबोसोम्स किस क्रिया, बताना है कि राइबोसोम निम्न में से किस क्रिया का स्थान है? तो याद रखना है प्रोटीन संश्लेषण का। नेक्स्ट उसके बाद है कि शरीर के अंदर भोजन का ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है? तो याद रखना है डाइजेस्टिक एंजाइम जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शरीर के अंदर भोजन का ब्रेकडाउन को कौन सा उत्प्रेरक काम करता है? तो याद रखना है डाइजेस्टिंग एंजाइम। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना विटामिन B12 को कोबालामिन कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद ये भी देखेंगे हम लोग कि विटामिन B1 जो है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। सॉरी, ए का रेटिनॉल होता है, B1 का नाम थायमिन होता है, B2 का नाम होता है राइबोफ्लोविन और विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन और विटामिन B12 का होता है साइनो कोबालामिन। ठीक है, और सी का होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का होता है एग्रो कैल्सिफेरॉल और ई का होता है टेकोफेरॉल और के का होता है फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? बताना है कि डीएनए का कौन सा भाग जो है प्रोटीन को सूचना देता है? तो याद रखना जीन जो है वो प्रोटीन का क्या करता है? सूचना देता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो याद रखना पाचन के बाद प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अधिकतर एंजाइम होते हैं। याद रखना अधिकतर एंजाइम जो होता है वह एक प्रकार के प्रोटीन होता है।
नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि रक्त के थाका से संबंधित एक कारक है। तो याद रखना है विटामिन के जो है इसी के कारण रक्त थाका बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विटामिन जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है और उसका उपयोग और कार्य क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना विटामिन के जो है उसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, और यह किस में पाया जाता है तो देख सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है जो रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है और हड्डी और दांतों में स्वस्थ रखने में यह सहायता प्रदान करता है। उसके बाद देख लेंगे हम लोग विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है उसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और मसूड़ा और वाहिका आदि को स्वस्थ रखने तथा घाव भरने में यह सहाय करता है। विटामिन ई जो है उसे टेकोफेरॉल कहा जाता है और जनन क्रियाओं में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है उसे रेटिनॉल कहा जाता है। ठीक है, और यह आँख, दांत और त्वचा से संबंधित वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यकता होता है। बताना है कि क्लोथिंग ऑफ ब्लड में कौन सा सहायता प्रदान करता है तो विटामिन के। नेक्स्ट उसके बाद एक कि जो रक्त के थाका बनाने में प्रभावी होता है। ठीक है, तो याद रखना विटामिन के जो है रक्त को थाका बनाने में प्रभावी होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि जैविक सिस्टम मतलब लिविंग सिस्टम जो है में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो एंजाइम जो है वह लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो याद रखना सोयाबीन जो है उसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है, उसके बाद दाल में मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो याद रखना प्रोटीन जो है फलियां में अत्यधिक मात्रा में होता है जिसके कारण वह पौष्टिक होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शाकाहारी भोजन में कौन सी शर्करा विलुप्त मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना सेलुलोज। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दाल अच्छा स्रोत है। बताना है कि दाल जो होता है वह किसका अच्छा स्रोत होता है तो प्रोटीन का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत अंतिम रूप से ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विटामिन ... को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। तो याद रखना विटामिन सी जो होता है उसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और याद रखना विटामिन बी और सी जो होता है वह पानी में घुलनशील होता है, बाकी सब नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि विटामिन जो खट्टे फल में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो याद रखना विटामिन सी जो है वह त्वचा संबंधित बीमारी को दूर कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो याद रखना विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि विटामिन सी की कमी से होता है। बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तो स्कॉर्बी होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि गेहूँ, चावल और शहद किसके स्रोत है। बताना है कि गेहूँ, चावल और शहद जो है किसका स्रोत है तो कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। बताना है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है क्या होता है तो गाजर होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखना है जाइमेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होता है C2H5OH के OH में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो याद रखना जाइमेज जो होता है वह एक ऐसा एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को क्या करता है इथेनॉल में बदल देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है। तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा जो है वह एक प्रकार के खाद्य पदार्थ होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि दूध किसका घटिया स्रोत है। तो याद रखना विटामिन सी का दूध जो है सबसे घटिया स्रोत होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। तो याद रखना है विटामिन बी और सी जो होता है वह
ऊष्मा के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो सी यहाँ पे दिया है एस्कॉर्बिक एसिड, सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। याद रखना है, पनीर जो है वह मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होता है। तो याद रखना वासा में कैलोरी जो होता है सबसे अधिक मात्रा में होता है। देख सकते हैं यहाँ पे 1 ग्राम वासा में 9.3 कैलोरी होता है और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी होता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, और विटामिन जो होता है उसमें कैलोरी नहीं पाया जाता है, यह याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो याद रखना है यह गेहूं भी है, जौ भी है, चावल भी है और माका भी है, सभी के सभी क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्न में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है। बताना है यहाँ पे आपको कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न कि किस विटामिन को ऑर्गोकेल्सिफेरॉल कहा जाता है। तो विटामिन D2 को ऑर्गोकेल्सिफेरॉल कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। बताना है कि मानव शरीर में विटामिन ए जो है कहाँ पे भंडारित होता है। तो यकृत में, मतलब लीवर में विटामिन ए जो है भंडारित रहता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है विटामिन के का उपयोग जो है प्रतिस्पंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो याद रखना विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। तो याद रखना है अंडा का पीला भाग जो होता है वो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि दूध में खट्टापन आता है। बताना है कि दूध जो है उसमें खट्टापन किसके कारण आता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध जो है खट्टापन हो जाता है। नेक्स्ट उसमें हम लोग देखेंगे कि दूध का खट्टापन किसके कारण से आता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण। अब मक्खन में दुर्गंध जो है ब्यूटिक अम्ल के कारण आता है। और नींबू जो है खट्टा क्यों लगता है, साइट्रिक अम्ल के कारण। और मानव जठर में मौजूद अम्ल जो है वह हाइड्रोलिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो याद रखना है यह एक प्रकार के वासा है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि शर्करों में सबसे मीठा है। बताना है कि शर्करों में सबसे मीठा क्या है। तो याद रखना फ्रुक्टोज जो होता है वो शर्करों में सबसे मीठा होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे अनुवंशिकी तथा विकास से जो भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को। तो पहला ही प्रश्न देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है। बताना है कि मानव गुर्दा की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होता है। तो याद रखना है एक जोड़ा मानव गुर्दा में कोशिका में लिंग गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि गुणसूत्र पर जीन डॉट डॉट व्यवस्था होती है। तो याद रखना है गुणसूत्र पर जीन जो है रैखिक व्यवस्था में होती है। ये भी बीपीएससी टीआरई के द्वारा पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना का खोज किसके द्वारा किया गया है। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डीएनए डबल हेलिक्स संरचना का खोज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है जीन मानचित्रण कहा जाता है। ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माता पिता के संतति में लक्षणों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है अनुवंशिक कहा जाता है। ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। तो याद रखना है अनुवंशिकी से।
नेक्स्ट उसके बाद है कि एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में वंशगति के अध्ययन को कहते हैं, तो याद रखना है अनुवंशिकी कहते हैं। ये भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है, तो याद रखें डीएनए और आरएनए दोनों जो होता है यह क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए और डॉट डॉट दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है, तो डीएनए और आरएनए जो है यह क्या है, एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉट डॉट के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किया जाता है, तो याद रखना जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन जो है तैयार किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो याद रखना है जीन जो है वो प्रोटीन का सूचना देता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है, तो याद रखना है डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई जो है 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है कि किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित तरीका से किया जाता है, तो याद रखें डीएनए फिंगरप्रिंट के से क्या किया जाता है, किसी संतान के पैतृक गुण का पहचान किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो याद रखना है लैंगिक जनन पर मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है, तो याद रखना है क्रोमोमैग्नान जो है क्रोमैग्नान मनुष्य जो है आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है विकास का मुख्य कारक है, बताना है कि विकास का मुख्य कारक कौन है, तो प्राकृतिक वर्ण जो है विकास का मुख्य कारक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विकास का कारण है, तो याद रखना है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन जो है वो विकास का कारण है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लैंगिक जनन से आनुवंशिक के विचरण कैसे होता है, तो याद रखना है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी से, ठीक है। लिंग जनन से आनुवंशिक विचरण यह सभी से होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पुरुष जीन संगठन होता है, तो याद रखना है XY पुरुष जीन संगठन होता है और XX जो होता है स्त्री जीन संगठन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित किया जाता है, जो ZW के द्वारा मानव चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, तो याद रखें डार्विन ने प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण है, तो याद रखना है अनुकूलन जो है जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण है। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि निम्न में से कौन सी आनुवंशिकी यांत्रिकी से संबंधित है, तो प्लाजिडम जो है वो आनुवंशिकी यांत्रिकी से संबंधित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि क्रॉसिंग ओवर में होता है, बताना है कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, तो याद रखना आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान जो है क्रॉसिंग ओवर में ही होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या है, बताना है कि नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण क्या है, तो विलगन तथा उत्परिवर्तन जो है नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है डॉट डॉट की खोज के कारण आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो पाई, तो याद रखना प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियाइज के कारण ही आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो पाया। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षण के नियंत्रण के लिए कौन सा उत्तरदायी है, ठीक है, तो याद रखना है जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए आरएनए, ठीक है ना, डीएनए भी है और आरएनए भी है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है उत्तरदायी है, तो हमारा राइट आंसर होगा ई। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, तो याद रखना जेनेटिक्स में हम लोग आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन करते हैं लोग।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो याद रखना है जीव विकास को सर्वप्रथम कौन समझाया था, तो लेमार्क के द्वारा जीव विकास को सबसे पहले समझाया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की। तो याद रखना है, आपको कमेंट करके बताना है कि डीएनए का खोज किसके द्वारा किया गया है। याद रखना है डीएनए का हेनरिक संरचना की खोज जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है डीएनए का खोज कौन किया है, आपको ये होमवर्क में बताना है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो याद रखना खुराना के द्वारा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का खोज किया गया था। उसके बाद याद रखना है कि अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो याद रखना जीन संश्लेषण के लिए खुराना को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो याद रखना है सामने वाले चपटे दांत जो है जिसे क्रीडंट कहा जाता है वो मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बेटा और बेटी के जन्म की संभावना जो है कितना होता है। तो 1.10 मतलब 1:1 जो है बेटा और बेटी का संभावना होता है। नेक्स्ट है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता से अधिक पीड़ित हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डीएनए को जिसने आंतः पात्र में बनाया। तो याद रखना है आर्थर कोनबर्ग ने डीएनए को आंतः पात्र में बनाए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद है कि संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है। तो याद रखना है यह सभी के सभी सत्य है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिएला डेर्मेटोस कहा जाता है कि टिएला डेर्मवी जीवाश्म हाल में किस देश में पाया गया है। तो याद रखना है रूस में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि द्विपद विज्ञान संबंधित नाम का उदाहरण है। तो याद रखना है राना टेगरेना जो है द्विपद विज्ञान संबंधित नाम का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। बताना है कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पक्षी का अध्ययन किया जाता है। ये भी बीपीएससी तैयारी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखना जीवाणु के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की। तो याद रखना जीवाणु की खोज जो है लिविनहॉक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। बताना है कि प्रोटिस्टा समूह में कौन शामिल है। तो एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव जो है वो प्रोटिस्टा समूह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है। बताना है कि भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग जो है वह कौन होता है। तो एस्यूडोपोडियम जो है वो भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। तो याद रखना द्विखंडन के द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जो अपना जनन करता है, ठीक है। और प्रतिकूल में रूबोलेशन के द्वारा क्या करता है, जनन करता है। याद रखना अनुकूल के द्वारा क्या किया जाता है, द्विखंडन के द्वारा। और प्रतिकूल के परिस्थिति में क्या करता है, इसका आंसर होगा स्वरूलेशन के द्वारा करता है। प्रतिकूल में स्वरूलेशन के द्वारा करता है और अनुकूल परिस्थिति में द्विखंडन के द्वारा करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कवक जगत से, ठीक है, जो भी प्रश्न है। तो याद रखना है लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो याद रखना शैवाल और कवक जो है वह लाइकेन में एक साथ क्या करता है, रहता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रे फंगी है। बताना है कि रे फंगी जो है वह क्या है। तो याद रखना है रे फंगी एक्टिनोमा एस्टेस है।
नेक्स्ट उसके बाद है कि कवक पौधा में नहीं पाया जाता है। बताना है कि कवक पौधा में नहीं पाया जाता है, तो याद रखना परहरित पौधा जो होता है उसमें कवक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है खमीर का उपयोग डॉट डॉट के उत्पादन में किया जाता है, तो याद रखना है शराब के उत्पादन में खमीर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, तो याद रखना कुकुरमुत्ता जो होता है, ठीक है, उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड बनाने में करते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि फंगस किस प्रकार का जीव है, तो याद रखना फंगस जो है एक प्रकार के मृतजीवी जीव होता है। नेक्स्ट फफूंदियों में पोषण की विधि है, तो याद रखना फफूंदियों में पोषण जो है मृतजीवी पोषण के द्वारा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है, तो याद रखना है ईस्ट जो है इसका उपयोग बियर के फर्मेंटेशन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है, तो याद रखना है एक फफूंद से सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है उसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 122 नंबर कि निम्न में से कौन सा हरी शैवाल है, ठीक है, तो याद रखना है केली मीडुनमनास जो है वह एक प्रकार के हरी शैवाल होता है, हरा शैवाल होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन है, तो याद रखना साइटोकाइनिन जो होता है वह एक प्रकार के वनस्पति हार्मोन होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे BK यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग टोटल इसमें 450 तक ले प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पौधा में मौजूद होता है लेकिन जानवर में नहीं, तो याद रखना है सेलुलोज जो होता है वो पौधा में तो होता है लेकिन जानवर में नहीं होता है। देख सकते हैं BPSC टीचर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण निम्न में तेज हो जाता है, बताना है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे तेज हो जाता है, तो याद रखना लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो तेज हो जाता है। ये भी प्रश्न BPSC टीचर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कि प्राग कोश में होता है, ये प्रश्न BPSC TRE 3.0 में पूछा हुआ है, तो याद रखना प्राग कोश में क्या होता है, परागकण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाता है, ये भी प्रश्न BPSC TRE 3 री एग्जाम में पूछा हुआ है 1 to 5 में, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका सभी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है, ये भी BPSC TRE 2.0 में पूछा हुआ है, बताना है कीटभक्षी पौधा कौन है, तो याद रखना है घटपर्णी पौधा जो होता है मेघालय में पाया जाता है तो वो भी होता है, लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ड्रोसेरा जो है वह एक प्रकार के कीटभक्षी पौधा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कीटभक्षी पौधा ऐसे नमी युक्त स्थानों पर पाया जाता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होता है, और ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने हेतु क्या करता है, कीटों को फंसाकर और नाइट्रोजन को पूरा करता है, जैसे घटपर्णी हो गया, द्रोसेरा हो गया और इनस फ्लाई ट्रेप है, ठीक है, यह सभी के सभी क्या है, कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि अदरक एक भूमिगत ताना है एवं जड़ नहीं, क्यों, तो याद रखना है इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है। यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, सही बात है, इसमें गांठ एवं पर्व होता है और इसमें क्लोरोफिल की कमी होता है, तो ये सभी के सभी सही है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से किस पौधे के खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया जाता है, तो याद रखना है अदरक को। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है, तो याद रखना है कार्पेल जो होता है पुष्प का वह हिस्सा होता है जो फल बनता है। यह प्रश्न BPSC TRE 2.0 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पाइन फर और स्प्रूस सेडार लार्च और साइकस आदि मशहूर लकड़ी उत्पाद पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, ये सभी कहलाते हैं, तो याद रखना है इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग अनावृति
अनावृत बीजी कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आजादीरक्ता इंडिका का सामान्य नाम है। बताना है कि आजादीरक्ता इंडिका का सामान्य नाम क्या है। तो याद रखना इस हम लोग क्या कहते हैं, नीम को कहते हैं लोग। ठीक है, नीम का वनस्पति नाम जो है होता है वो क्या होता है, आजादीरक्ता होता है। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वनस्पति के नाम दिया हुआ है। सेब का वनस्पति नाम क्या होता है, पायरस मेलस। और गेहूं का क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। और सरसों को क्या बोलते हैं, ब्रेसिका कॉम्पेस्टरिज। और हल्दी को बोलते हैं कुरकुमा लोंगा। कपास को क्या बोलते हैं, गोसिपियम हर्बेसियम। और तुलसी को बोलते हैं ओसिमम टेनिफोरम। ये सब याद रख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि किस जीव में पौधा एवं जंतु के लक्षण पाया जाता है। तो यूग्लिना में पौधा और जंतु दोनों के गुण पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि ब्रायोफाइटा में होते हैं। तो याद रखना ब्रायोफाइटा में मॉस और लिवर्ट होता है। ठीक है, याद रखना ब्रायोफाइटा में क्या होता है, मॉस और लिवर्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि हीरोइन उत्पन्न करने वाला पौधा का नाम है। बताना है कि हीरोइन उत्पन्न करने वाला पौधा कौन है। तो अफीम जिसे पॉपी बोला जाता है, इसे हीरोइन उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कि तंबाकू की पत्ती से निकलने वाला एल्कोलाइड है। तो याद रखना है तंबाकू की पत्ती से निकलने वाला एल्कोलाइड क्या होता है, निकोटीन होता है। और चाय से क्या निकलता है, कैफीन निकलता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से संवहनी पौधा को चुनिए। तो याद रखना फर्न जो होता है वह एक प्रकार का संवहनी पौधा होता है। नेक्स्ट उसके बाद है प्रश्न कि मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त होता है। तो सिनकोना के पौधा से मलेरिया की दवा कुनैन जो है तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलता है। ठीक है, बताना है आपको कि एस्पिरिन जो है वह कहाँ से मिलता है। तो याद रखना है एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि होता है जिसको क्या किया जाता है, प्राकृतिक रूप से बिलो पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो बिलो पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। और याद रखना है एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। और एस्पिरिन का उपयोग जो बुखार में एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एस्पिरिन को प्रयोगशाला में एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया में के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। बताना है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है। तो सिकुआ जो है वह सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में संवहनी पौधा है। तो याद रखना संवहनी पौधा कौन है, फर्न है। नेक्स्ट उसके बाद है ये हो गया सब। उसके बाद हम देखेंगे कि मेढक और टोड किस उभयचर के उदाहरण है। बताना है कि मेढक और टोड जो है किसका उदाहरण है। तो अनुरा का उदाहरण है कौन, मेढक और टोड। नेक्स्ट उसके बाद है कि केंचुआ में कितने पार्श्व हृदय होता है। बताना है केंचुआ जो होता है उसमें कितना पार्श्व हृदय होता है। तो याद रखना है केंचुआ में 8 पार्श्व हृदय होता है। नेक्स्ट है कि उभयचर सांस लेने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो याद रखना उभयचर जो होता है सांस लेने के लिए क्या करता है, त्वचा, गिल्स और फेफड़ा इन सभी का यूज करता है। बहुत सारा उभयचर जो है जैसे मेढक है अपना त्वचा से भी सांस लेता है। ठीक है, अपना गिल्स से भी सांस लेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अलग अलग उभयचर जो है अलग अलग चीज़ से क्या करता है, सांस लेता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। बताना है कि कौन सा जंतु है जिसमें लाल रक्त कण नहीं पाया जाता है। तो केंचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कीट सांस लेते हैं। तो याद रखना कीट जो है वो क्या से सांस लेते हैं, श्वास रंध्र से कीट जो होता है सांस लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि क्रेफिश जो है इसका रक्त का रंग जो है कैसा होता है। तो याद रखना है नीला होता है। क्रेफिश का रंग कैसा होता है, नीला होता है।
नेक्स्ट उसके बाद है कि टेप वार्म के खंड कहलाता है। बताना है कि टेप वार्म जो है उसका खंड क्या कहलाता है। तो याद रखना है प्रोग्लेटिड कहलाता है। नेक्स्ट है कि ऑर्कियोप्लेट्रिक्स है। तो याद रखना है यह एक बार करके ऑर्कियोप्लेट्रिक्स क्या है। तो याद रखना यह एक प्रकार के क्या है, जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है। तो याद रखना है कछुआ जो है एक प्रकार के सत्य उभयचर जंतु के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है 157 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा रक्त से भरा हुआ होता है। तो याद रखना ऑर्थोपोडा के जंतु जो होता है, जंतुओं का प्रगुहा जो होता है रक्त से क्या होता है, भरा हुआ होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु श्वसन करता है। तो हाइड्रा जो है वह एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त तो नहीं होता है लेकिन वह क्या करता है, श्वसन करता है। तो याद रखना हाइड्रा में क्या होता है, रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करती है। तो यूरिक अम्ल के द्वारा पक्षी जो है अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट है कि एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडा देती है। तो याद रखना यह 2 प्रकार के अंडा देती है, एक से बनती है रानी और एक से कार्यकर्ता, और दूसरा से क्या बनता है, ड्रोन तैयार होता है। ठीक है, एक अंडा से क्या होता है, रानी और कार्यकर्ता मक्खी बनती है और दूसरा ड्रोन। नेक्स्ट है लीवर फ्लूक किसके पित्तवाहिनी में रहता है। बताना है कि लीवर फ्लूक जो है किसके पित्तवाहिनी में होता है। तो याद रखना भेड़ में क्या होता है, पित्तवाहिनी होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन एक प्रकार का स्तनपायी नहीं है। तो चमगादड़ है और हवेल भी है, लेकिन मछली जो है वह स्तनपायी नहीं है। स्तनपायी जो होती है बच्चा का जन्म देती है, वह दूध पिलाती है अपने बच्चा को। ठीक है, तो मछली ऐसा नहीं करती है। नेक्स्ट है कि किसी स्तनपायी जीव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो याद रखना है 4 होता है। नेक्स्ट कीट जल स्तर पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्यों। तो याद रखना इसका पृष्ठ तनाव जल के सतह को एक लचीले झीले के समान बना देता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जुगनू क्या है। तो याद रखना है जुगनू जो है वह एक प्रकार के कीट होता है। ठीक है, याद रखना है जुगनू कीट का उदाहरण है कीट आर्थ्रोपोडा संघ का एक वर्ग है जिसमें लगभग 10 लाख से अधिक प्रजातियों का नामकरण हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो याद रखना माइक्रोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा जीव है और यह स्वयं क्या करता है, विकास व प्रजनन करता है। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे मधुमक्खी कॉलोन जो है वह एक दूसरे को किससे पहचानती है। तो याद रखना है गंध से। और कहीं पे बता रहे हैं कि उसको भोजन मिल जाता है तो वह नृत्य करके क्या करती है, एक दूसरे को बताती है। लेकिन मधुमक्खी कॉलोन जो है एक दूसरे को क्या चीज़ से पहचानती है, तो गंध से पहचानती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए क्या उपस्थित रहता है। बताना है कि दीमक के आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए क्या उपस्थित रहता है। तो याद रखना है प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ दीमक के आंत में उपस्थित रहता है जो सेलुलोज को क्या करता है, पचा देता है। नेक्स्ट है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। बताना है कि डॉल्फिन जो है किस में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो याद रखना डॉल्फिन जो होती है वह एक प्रकार के अस्थनी होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं। बताना है कि टीनिया सोलियम जो है उसको सामान्य रूप से क्या कहते हैं। तो याद रखना है पोर्क टेमवार्क कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एम्फीबिया बताता है। बताना है कि एम्फीबिया जो है वह क्या बताता है। तो याद रखना जल और
दोनों पे ही रह सकने वाले पशुओं को क्या करता है, एम्फीबिया बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। याद रखना नीली हवेल जो है वह सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जल से बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों? तो याद रखना वह सांस नहीं ले पाती है जिसके कारण मर जाती है। नेक्स्ट उसके बाद है कि निम्न में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो याद रखना है गेमफूसिया एक मछली होती है जिसका उपयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य है। यहाँ पे दिया हुआ है पहला ऑप्शन कि पौधा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन के परिवर्तित करता है। फिर यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, ये पहला बात सही दिया हुआ है, बोला है कि पौधा में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी सही बात है। पौधा कोशिकाओं के नहीं होता, ये बात गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वृक्ष की जड़ों को मिट्टी से पानी कैसे मिलता है। देख सकते हैं बीपीएससी तैयारी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना कोशिका जल से वृक्ष की जड़ों को मिट्टी से क्या करता है, पानी मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की ओर पौधा के झुकाव का मुख्य कारण है। याद रखना है प्रकाश की ओर पौधा के झुकाव का मुख्य कारण जो है परोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण करने के कारण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वनस्पतिक हार्मोन है। तो याद रखना है साइटोकाइनिन एक प्रकार के वनस्पतिक हार्मोन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सा भौतिक क्रिया है। तो याद रखना विसरण। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मटर के तना कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है। तो याद रखना है थिग्मोट्रोपिज्म का उदाहरण है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लीची का खाद्य भाग है, बताना है कि लीची के खाने वाला भाग कौन है। तो एरिल जो है वो लीची का खाने वाला भाग होता है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आम का खाने वाला भाग क्या होता है, मध्यवित्ती। और नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, भ्रूणपोष। और सेब का मांसल पुष्पासन जो है उसको खाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में प्रदीपिकालिता का खोज करने वाले हैं। तो याद रखना है गार्नर और एलार्ड के द्वारा पौधा में प्रदीपकालिता का खोज किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम कि संवेदनशील पौधा मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है। तो याद रखना है क्रोमोनेस्टी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है। तो याद रखना है आपको कमेंट करके बताना है इसका कि पत्तियों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि पत्तियों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, यहाँ कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पौधा ग्रहण करता है। तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पेड़ की उम्र की गणना किया जाता है। तो याद रखना जमीन से 1 मीटर ऊपर तना के घेरा के माप से क्या किया जाता है, पेड़ की उम्र का गणना किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन जड़ों वाले पौधा को कहा जाता है। तो याद रखना है मैंग्रोव वन कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इंसुलिन प्राप्त होता है। तो याद रखना है कि डहेलिया की जड़ से इंसुलिन क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल नहीं है। तो याद रखना सेब जो होता है वह एक प्रकार के सत्य फल नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पौधा का तना पौधा के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने तथा डॉट डॉट में मदद करता है। ठीक है, तो याद रखना है पौधा के तना जो होता है मुख्य रूप से पौधा के आकार देना जिससे पानी पत्तियों तक पहुंच सके और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सुचारू रूप से
किया जा सके। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कीटभक्षी पौधा मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो याद रखना नाइट्रोजन की कमी से कीटभक्षी पौधा जो होता है वह उगता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पौधा के तने में संवहनी मंडल सामान्यतः किस रूप में होता है। तो याद रखना है समप्रवर्षिक के रूप में होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नारियल के फलों का फैलाव होता है। तो याद रखना है मेसोकार्प के द्वारा नारियल के फलों का फैलाव होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो याद रखना है रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है। तो भ्रूण होता है। ठीक है, याद रखना है बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग क्या होता है, भ्रूण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूल का डॉट डॉट भाग फल बनता है। तो याद रखें अंडाशय जो होता है फूल का वही क्या होता है, फल बनता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि फल निम्नलिखित में से क्या है। बताना है कि फल जो है निम्नलिखित में से क्या है। तो ये अंडाशय का उत्पाद है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लौंग प्राप्त होता है। तो याद रखना लौंग जो है पुष्पकली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित इस तरह बताना है कि पौधा के किस भाग से केसर प्राप्त होता है। तो याद रखना है वर्तिकाग्र तथा वर्तिका से क्या होता है, केसर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 200 नंबर प्रश्न कि पौधा का कौन सा भाग फूल बनाने में उद्दीपन ग्रहण करता है। तो याद रखना पर्ण जो होता है फूल बनाने में उद्दीपन ग्रहण करता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे BK यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें कि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 201 नंबर प्रश्न कि संवहनी पौधा में पानी ऊपर किससे जाता है। ठीक है, बताना है कि संवहनी पौधा में पानी जो है ऊपर किससे जाता है। तो याद रखना है जाइलम टिश्यू से संवहनी पौधा में पानी जो है ऊपर जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भ्रूण किस में मिलता है। बताना है कि भ्रूण जो है वह किस में मिलता है। तो याद रखना है बीज में भ्रूण मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रश्न कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो याद रखना है पुष्प जो है जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो याद रखना है रेफ्लेक्सिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे बाह्य चक्र को डॉट डॉट कहा जाता है और इसमें बाह्य दल होते हैं। तो याद रखना है सबसे बाह्य चक्र को केलिकस कहा जाता है, इसमें बाह्य दल होता है। ठीक है, याद रखना है कि सबसे बाह्य चक्र को क्या कहते हैं, केलिकस कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हिमालयन ईव नामक औषधीय पौधा भारत के किन प्रांतों में पाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन ईव नामक पौधा पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो याद रखना है अपचयन क्रिया के द्वारा ऐसा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। बताना है कि जल परागित पुष्पों में परागकण जो होते हैं कैसे होते हैं। तो याद रखना है सूखे होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो याद रखना है पादप कायिकी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान को पादप कायिकी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गाजर का रंग नारंगी होता है क्यों। तो याद रखना है गाजर में केरोटीन होता है जिसके कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। तो याद रखना है कोशिका में पानी की मात्रा के कारण क्या होता है, रंध्र जो होता है खुलता है और बंद होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पोटोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए
किया जाता है। तो याद रखना है पोटोमीटर का उपयोग जो है संवेद मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। इसका संवेद का मतलब होता है वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन के दर को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटोमीटर का उपयोग करते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पौधा में रंध्र का खुलना किसके प्रवाह के कारण होता है। तो याद रखना के कारण मतलब पोटेशियम के कारण क्या होता है, पौधा में रंध्र खुलने का कारण बनता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी के कारण होता है। तो याद रखना नग्न बीजांड होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागण होता है। बताना है कि पुंकेसर और कार्पेल के बीच में स्वपरागण होता है। ठीक है, किस में होता है, तो याद रखना अलग अलग फूल में पुंकेसर और कार्पेल के बीच में स्वपरागण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एक बीज है। तो याद रखना एक बीज जो होता है पका हुआ बीजांड होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है। बताना है कि निषेचन के बाद बीज आवरण जो है किससे विकसित होता है। तो याद रखना भ्रूण बैग से निषेचन के बाद बीज का आवरण विकसित होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सा मेल जो है वह सही नहीं है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर ताना पिंड जो है यह सही नहीं है। ठीक है, यह सही नहीं है। बाकी यहाँ पे पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। यहाँ कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे लाता कहते हैं, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है। तो याद रखना वाष्प उत्सर्जन के कारण सक्शन पेड़ों में पानी जो है बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तो क्या उत्पन्न होता है। तो याद रखना पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तो ऑक्सिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधा अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। तो याद रखना मिट्टी से पौधा अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि परागण की सुपरिभाषा है। तो याद रखना है परागण का परागकेसर से कलोम छिद्र तक हस्तांतरित होने की क्रिया को परागण कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होता है। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस जो है मुक्त होता है। तो याद रखना ऑक्सीजन गैस जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरा पौधा अवशोषित करता है। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरा पौधा जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के पौधा के क्रॉस परागण से बनने वाले पौधा को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है संकर पौधा। याद रखना है विभिन्न प्रकार के पौधा के क्रॉस परागण से क्या बनता है, संकर पौधा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि हेप्लाइड पौधा प्राप्त किया जा सकता है। बताना है कि हेप्लाइड पौधा जो है वह किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो याद रखना प्राक कोष जीवाणु की वृद्धि के द्वारा हेप्लाइड पौधा का निर्माण किया जा सकता है, मतलब प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्यों। तो याद रखना है क्योंकि रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधा क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि फूल के प्रजनन तंत्र है। तो याद रखना पुंकेसर और गर्भकेसर जो है यह फूल के प्रजनन तंत्र है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधा को उगाया जाता है। तो याद रखना लौहर रहित माध्यम में पौधा को उगाया जाता है, तो याद रखना है क्लोरोसिस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है।
तो याद रखना है कैल्शियम जो है वह क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। तो याद रखना है मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पौधा जो नमी युक्त मिट्टी में उगता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना है जो पौधा नमी युक्त मिट्टी में उगता है उसे हेलोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधा को क्या कहते हैं। तो याद रखना इसे लवण मिदोभिद कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है 34 नंबर 234 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो याद रखना है क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पेड़ पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधा की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। तो याद रखना सोडियम जो है पौधा की लंबाई की वृद्धि में आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लेग्यूमिनस पौधा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा उर्वरक आवश्यक है। तो याद रखना लेग हीमोग्लोबिन जो है वह लेग्यूमिनस पौधा के नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न क्लोरोफिल में पाई जाने वाला धातु है। बताना है कि क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु कौन है। तो याद रखना मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो सकती है कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। तो याद रखना इसका राइट प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे मानव शरीर के तंत्र से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को। तो यहाँ पे पहला दिया है आहार नाल में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस जो है आहार नाल में क्या करता है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका के प्रकार है। तो याद रखना लिम्फोसाइट जो होता है शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका के प्रकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है। तो याद रखें लीवर के द्वारा पाचक एंजाइम जो है निर्मित नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो याद रखना है सेरिबेलम जो होता है वह मानव शरीर के क्या करता है शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो याद रखना शुक्रवाहिका जो होता है वह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। उसके बाद प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बताना है कि किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ईस्ट में क्या होता है अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अगात तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। बताना है कि आगत तथा निर्गत तंत्रिका जो है कहाँ पर किस में मिलती है। तो याद रखना है केंद्रीय तंत्रिका में आगात तथा निर्गत तंत्रिका मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे हम लोग 248 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जीव के स्वाद नहीं है। तो मीठा जीव के स्वाद है कड़वा भी होता है नमकीन भी होता है मसालादार नहीं होता है उमामी भी होता है खाटा भी होता है तीखा नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो याद रखना है धनुषाकार चपटा और नीचे धंसा हुआ आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप का नियंत्रित करता है। तो रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क को क्या करता है, मस्तिष्क के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। बताना है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य जो है क्या है। तो याद रखना, पुरुष में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जगह उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्रदान में दाता आंख के किस हिस्सा का प्रतिरूपित किया जाता है, मतलब कौन सा अंग दान किया जाता है। तो याद रखना है कार्निया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो याद रखना है डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव और एस्ट्रोजन का स्त्राव नहीं, मतलब ये दोनों का किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्टेपिडियस एक है। तो याद रखना यह मांसपेशी होता है। स्टेपियस जो होता है एक प्रकार के मांसपेशी होता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रभाव को कौन रोकता है। तो याद रखना रक्त संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है। तो हृदय के वालय रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किस में होता है। तो याद रखना है आंतरिक कण में एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी के रूप में कार्य करता है। तो अग्नाशय जो होता है अंतःस्रावी और बाह्य अंतःस्रावी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है कि टेकिकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। तो याद रखना है टेकिकार्डिया में हृदय गति जो होता है तेज हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है मानव गुर्दा में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है। तो याद रखना मानव गुर्दा में निस्पंदन इकाई जो होता है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों से CO2 का निष्पादन होता है। तो याद रखना है 3। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पदों से CO2 का निष्पादन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हृदय केवल अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है। तो याद रखना है शार्क के मामले में हृदय जो होता है केवल अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लार का कार्य परिवर्तन करना है। तो याद रखना लार का कार्य जो है स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो याद रखना है पोन्स, मेंडुला और सेरिबेलम जो होता है वो क्या करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। याद रखना पोन्स, मेंडुला व सेरिबेलम। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आहार नली की दीवारों में संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। बताना है कि आहार नल के दीवारों में संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहा जाता है। स्थानांतरण कहा जाता है कि वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है कि क्रमानुकुंचन कहते हैं कि उपयुक्त एक से अधिक कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमानुकुंचन कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। तो याद रखना है रक्त में प्लाज्मा मतलब प्लाविका होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन एवं रक्त प्राप्त करता है। तो याद रखना है प्लीहा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्पर्म टेलियोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा होता है। तो याद रखना है एस्मेडिड शुक्राणु में विशेषज्ञता प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एन टिफ्टर्नेलिजिन स्त्रावित होता है।
तो याद रखना है शुक्राणुओं के द्वारा एंटीफ्टर्निलिजिन स्रावित होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो याद रखना है ए बी ए हो सकता है या बी हो सकता है या ए बी हो सकता है या ओ हो सकता है, चारों में से कोई हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कंकाल के वे हिस्सा जो हड्डियों की परत सख्त नहीं होता है और जो मोड़े जा सकता है वह है। तो याद रखना है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है हड्डियों की तरह सख्त होता है जिसको मोड़ा भी जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो याद रखना है मांसपेशियां जो होता है केवल हड्डी को ढका दे सकता है, यह बात गलत है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव आँख अपने डॉट डॉट पर किसी वस्तु का छवि बनाता है। तो याद रखना मानव आँख जो है रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन कब होता है। तो याद रखना ज़ाइगोटिन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ट्रिप्सिन कैसे पेप्सिन से भिन्न होता है। तो याद रखना ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है जबकि पेप्सिन अम्लीय माध्यम में पचाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है। बताना है कि इसमें से कौन सा हार्मोन है जो न्यूरोट्रांसमीटर है। तो याद रखना है एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलाइन। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किसकी खोज के कारण अनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो पाई। तो याद रखना है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियाज के कारण। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कौन सा हार्मोन मनुष्य शरीर में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है। तो याद रखना पैराथायराइड हार्मोन जो है वो मनुष्य में रक्त के कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। तो याद रखना मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियाँ की संख्या जो होता है कितना होता है 22 होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो इंसुलिन जो है वह क्या करता है ग्लूकोज की अधिकता को क्या करता है ग्लाइकोजन में बदल देता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रक्त ओ निम्न से किस समूह में रक्त समूह वो जो है किस समूह के रक्त वाला को दिया जा सकता है। तो याद रखना है ए और बी और ए बी को सभी को दिया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इंसुलिन है। तो याद रखना इंसुलिन एक प्रकार के प्रोटीन होता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। तो याद रखना ए बी को सार्वभौमिक कहा जाता है और ओ को सर्वग्राही। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सार्वभौमिक दाता माना जाने वाला रक्त समूह है। तो याद रखना सार्वभौमिक दाता जो क्या होगा वो होगा और सर्वग्राही जो होता है ये भी होता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डॉट डॉट में भी संगत होना चाहिए। तो याद रखना है RH कारक में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। तो याद रखना मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। उसके बाद याद रखना है
कि डॉट डॉट को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डॉट डॉट हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो याद रखना है, मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे सक्रिय रूप से कार्य कौन करता है? तो याद रखना, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के केंद्र में छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। ठीक है, तो याद रखना सबसे महत्वपूर्ण कौन है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डॉट डॉट मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो याद रखना है, कंडरा जो होता है वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, और हड्डी को कौन जोड़ता है? तो याद रखना, उपास्थि। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डॉट डॉट एकमात्र धमनी है जो विऑक्सीजनित रक्त का वहन करती है। तो याद रखना, फुफ्फुसीय धमनी। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है? तो याद रखना, विटामिन का उत्पादन जो है मानव शरीर नहीं करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो याद रखना है, एड्रेनलिन। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो लिम्फोसाइट जो होता है वह रक्त के संचालन में मदद करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो याद रखना, अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन जो होता है वह इंसुलिन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। बताना है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो याद रखना है, अग्नाशय जो है वह लाइपेज का स्रोत होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो बताना है कि करवाहट जो है उसका क्षेत्र क्या होता है? तो याद रखना, पीछे का भाग जो होता है वो करवाहट के लिए संवेदनशील होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न कि जीव के किस भाग पर कड़वे स्वाद ग्राही होता है? तो याद रखना है, पिछले भाग पर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो याद रखना, आयोडीन के कमी के कारण थायराइड ग्रंथि खराब हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अमाशय रस में मुख्यतः होता है। तो याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है अमाशय रस में होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्त चाप नियंत्रित होता है? तो याद रखना, एड्रिनल ग्रंथि के कारण रक्तचाप नियंत्रित होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। बताना है कि कौन सा रक्त कोशिका है जिसे शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो याद रखना है, WBC को रक्त शरीर का सैनिक कहा जाता है। ठीक है, नीचे हम लोग और देख सकते हैं यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? मानव के कुल रक्त आयतन में लगभग 35% का होता है प्लाज्मा होता है, और यह CO2 हार्मोन और अपशिष्ट को लेकर कार्य करता है। ठीक है, और रुधिर कोशिका क्या है? तो याद रखना, रुधिर कोशिका जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है लाल रक्त कोशिका मतलब RBC। ठीक है, और RBC जो होता है यह गोलाकार होता है और इसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है, और हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक जो होता है इसी के कारण यह क्या होता है? लाल होता है, और O2 का क्या करता है? परिवहन करता है। उसके बाद देख लेंगे हम लोग WBC क्या है। तो याद रखना है, ये अनियमित आकार का और केंद्र युक्त होता है, और याद रखना है शरीर की संक्रमण से क्या करता है? रक्षा करता है। और प्लेटलेट्स जो होता है यह सूक्ष्म और रंगहीन होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और यह रुधिर स्कंदन और रक्त वाहिनियों की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन शरीर के संक्रमक से रक्षा करता है? तो अभी बताए थे WBC जो है वह शरीर में संक्रमक से रक्षा करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे
कि महिला सेक्स हार्मोन है। बताना है कि महिला सेक्स हार्मोन जो है वह क्या है। तो याद रखना है एस्ट्रोजन जो होता है वह महिला सेक्स हार्मोन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो याद रखना है जाइमेज के द्वारा एथिल ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है। तो याद रखना है बोल रहा है कि एक वयस्क मनुष्य जो होता है नौजवान उसका मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन का नाम क्या है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन जो है लहू में शर्करा के स्तर को कम करने वाला हार्मोन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के कारण स्रावित होती है। बताना है कि कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन के कारण स्रावित होती है। तो याद रखना अग्नाशय जो है वह इंसुलिन के कारण स्रावित होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि परिवर्तित क्रियाओं का संचालन कौन करता है। तो याद रखना है रीढ़ रज्जु जो होता है वह प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि केसरुक रज्जु से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। बताना है कि केसरुक रज्जु जो होता है स्पाइनल कोड ठीक है उसे कितना जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो याद रखना है 31 जोड़ी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। तो याद रखना है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र जो है केसरुक रज्जु में होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है। तो याद रखना है TSH हार्मोन जो है थायरॉक्सिन ग्रंथि से थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने वाला उत्तेजित हार्मोन है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। बताना है कि शरीर का तापमान जो है कौन नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और याद रखना है कि शरीर का तापमान को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है और मस्तिष्क जो होता है वो 3 भाग में बटा होता है अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। तो याद रखना है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो भूख प्यास और निद्रा का केंद्र है। तो याद रखना हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का कार्य होता है। तो याद रखना अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का कार्य होता है निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। बताना कि कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन मिली रहती है। तो याद रखना थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसमें आयोडीन मिली रहती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो याद रखना है क्रेब्स चक्र जो होता है वह हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचयन होता है। तो याद रखना पित्ताशय जो होता है उसी में क्या होता है पित्त का संचयन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पचा हुआ भोजन किस दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो याद रखना इलियम के द्वारा पचा हुआ भोजन जो होता है वह क्या होता है अवशोषित होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी ग्रंथि जो है उपस्थित होती है। तो याद रखना है यकृत और पैंक्रियाज जो होता है यह मानव शरीर में क्या करता है सहायक ग्रंथि होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है। तो याद रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है गर्भवती महिला में क्या कर सकता है प्रसव उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनी होती है। तो याद रखना गुर्दा का पथरी जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ठीक है याद रखना है कैल्शियम ऑक्जेलेट से क्या बनता है गुर्दे का पथरी मतलब किडनी का पथरी बना होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मदिरा द्वारा यकृत को क्षति का कारण मुख्यतः होता है किससे। ठीक है तो याद रखना है ग्लाइकोजन के भंडार से मदिरा द्वारा यकृत का क्षति का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न आँख में रेटिना कार्य करती है। बताना है कि आँख में रेटिना जो है क्या कार्य करती है। तो याद रखना कैमरा के फिल्म के तरह आँख में रेटिना
कार्य करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव शरीर में ज़्यादातर पाचन पाया जाता है। तो याद रखना है छोटी आंत में ज़्यादातर क्या होता है, पाचन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखना हृदय के गति का पता लगाने के लिए नाड़ी परीक्षण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों में समन्वय बैठाता है। तो याद रखना मस्तिष्क जो है मानव शरीर के विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों का समन्वय को बैठाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है। तो याद रखना सोने के समय किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप जो होता है घट जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव रक्त में पीएच का मान होता है। तो याद रखना है खून आंसुलार 7.4। ठीक है, तो याद रखना मानव रक्त का पीएच मान जो होता है लगभग 7.4 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा रक्त का थाका बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है। तो याद रखना है रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण निम्न में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है। तो याद रखना हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या होता है, रक्त का संचरण प्रोटीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन का कार्य है, बताना है कि हीमोग्लोबिन जो है उसका कार्य क्या होता है। तो याद रखना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन कराना होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो याद रखना हीमोग्लोबिन में लोहा मतलब आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो याद रखना ऑक्सीटोसिन जो है वह स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है। तो याद रखना एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसमें टोटल 5 से 6 लीटर ब्लड होता है मतलब खून होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो याद रखना है ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में क्या होता है, ऊर्जा जमा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो याद रखना है 200 सीसी होता है। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। तो याद रखना इंसुलिन जो होता है वह एक प्रकार के हार्मोन होता है। नेक्स्ट है कि किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। तो याद रखना इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितना होता है। तो 206 होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है। तो याद रखना है 206 है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होता है। तो 20 दांत जो होता है वह 2 बार विकसित होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। ठीक है, बताना है कि मनुष्य के शरीर में पैर का हड्डी जो होता है कैसा होता है, तो खोखला होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है। बताना है कि निश्वासन के समय डायफ्राम जो होता है कैसा हो जाता है, तो गुंबदकार हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है तब। बताना है कि डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा कब होती है। तो याद रखना है डॉक्टरी मृत्यु का घोषणा बता रहा है कब हो जाता है, नाड़ी गति रुक जाता है तब, बिल्कुल सही बात है। हृदय गति बंद हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। आँख की पुतली स्थिर और फैल गई हो तथा, ये भी सही है। तो हम राइट आंसर का उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में मौजूद होता है। तो अधिवृक्क जो होता है वो क्या होता है, जोड़ा वाला ग्रंथि होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रपिंड का आदर्श तापमान कितना होगा। तो याद रखना है 34 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो याद रखना है यकृत प्रभावित होता है। इनमें से कौन सा रक्तदाब मापक यंत्र है। तो याद रखना है सिर्फ गोमोनोमीटर से क्या किया जाता है, रक्तदाब को मापा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में से क्या स्रावित होता है, तो याद रखना है हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो याद रखना इमाइलेज जो होता है वो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन है, तो याद रखना एक्टिन और मायोसिन जो है वह क्या होता है, मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पित्त का उत्सर्जन होता है, बताना है कि पित्त का उत्सर्जन जो है वह किसके द्वारा होता है, तो यकृत के द्वारा पित्त का उत्सर्जन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव रोग और उसके उपचार से जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य में केटल डिसीज किसके द्वारा संक्रमित होता है, तो एंथ्रेक्स के द्वारा मनुष्य में केटल डिसीज होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि mRNA पौध का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप में चर्चा में हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो याद रखना इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैनेजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में किसमें दिखता है, तो याद रखना है दंत कोशिका अर्कता में दिखता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है सूर्य से आने वाला अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करता है, तो याद रखना है त्वचा कैंसर पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट है कि मायोपिया बीमारी निम्न में से संबंधित है, तो याद रखना आँख से संबंधित बीमारी होता है मायोपिया। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, बताना है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी जो होता है उसका भंडारण कहाँ पे होता है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, यकृत में क्या होता है, मलेरिया परजीवी का भंडारण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो प्रति अम्ल का उपयोग जो है अपच के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम आता है। ठीक है, तो याद रखना है वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संक्रमण के रख कर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कोविड टीका प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित छीण सार्क कोविड-2 वायरस को प्रवेश कराकर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वह सही सुमेलित है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है एनोरेक्सिया नींद से संबंधित बीमारी है, बिल्कुल सही बात है। इंसोमिनिया जो है खाने का विकार है, बिल्कुल सही बात है। और यह सांस लेने से संबंधित नहीं है, भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बताना है कि इस कथन पर विचार करना है कौन सा कथन सही है। टेनियासिस एक आंत का संक्रमण है जो टेपवर्म को 3 प्रजाति है टेनिया सेलियम और टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्ट कार्मेसियस कहा जाता है, ये भी बात सही है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, बताना है कि इटाई इटाई रोग जो होता है वह किसके कारण होता है, तो केडियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि उस क्लिनिक परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्तचाप ज़्यादा है, तो ये प्लाज्मा थेरेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ट्रोकोमा रोग संबंध है, बताना है कि ट्रोकोमा रोग का संबंध किससे है, तो आँख से है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, तो याद रखना मायोपिया में दूर के वस्तु को स्पष्ट रूप से व्यक्ति जो है नहीं देख पाता है। नेक्स्ट है कि काला फेफड़ा
का रोग संबंधित है? तो याद रखना, कोयला के कारखाना में जो काम करता है उसको काला फेफड़ा वाला रोग हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियाँ की मृत्यु होती है। तो याद रखना, ऑक्सीजन के कमी के कारण क्या होता है, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियाँ मर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो याद रखना, यह सभी के सभी प्रदूषण जनित विकार है। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो याद रखना, भोजन संदूषण, जल उत्पन्न बीमारी, वायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। निम्न में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? तो जल के कारण पीलिया रोग फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई बीमारी नॉन हार्मोन प्रणाली से किसी मनुष्य में पहुंचता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखना है कि यदि कोई बीमारी जो है नॉन ह्यूमन प्रणाली से किसी मनुष्य में फैलता है तो उसको क्या कहते हैं लोग? पशुजन्य बीमारी कहते हैं लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विषाणु के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना, विषाणु बाध्यकारी परजीवी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है? तो याद रखना, जन्मजात प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति का रक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मादा एनोफ्लिज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो याद रखना, अर्ध स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है? तो याद रखना है, लिम्फोसाइट जो है शरीर के प्रतिरक्षा से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न जोड़ों से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो मलेरिया जो है क्लोरोक्विन से होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्कॉर्बी जो होता है वो विटामिन सी मतलब स्कॉर्बिक एसिड के कारण होता है, और ट्यूबरकुलोसिस जो है बीसीजी के कारण होता है, टेटनस जो होता है एटीसीएस के कारण होता है, मलेरिया ये बतवे किए हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीकाकरण का खोज किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, दिया हुआ है कि स्वाइन फ्लू एक श्वास रोग है जो सूअरों के श्वास नली से संक्रमित करने वाले कीटाणु से होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 2 नंबर दिया हुआ है कि H1N1 इन्फ्लुएंजा बी कीटाणु का एक उप प्रकार है जो मानवों में इन्फ्लुएंजा के मुख्य कारण है। यह बात गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक है? ठीक है, बताना है कि इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक है। तो याद रखना है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ होता है। ठीक है, ये पेनिसिलिन भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से एंथ्रेक्स बीमारी किसके द्वारा फैलता है? तो याद रखना है, जीवाणु के कारण एंथ्रेक्स बीमारी होता है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं विषाणु जनित रोग जो है कौन कौन है? रेबीज, खासरा, एड्स और हेपेटाइटिस और चेचक जो है यह विषाणु जनित रोग है। और जीवाणु जनित रोग जो है क्षय रोग, एंथ्रेक्स, प्लेग और कोढ़ जो है यह विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित। और शैवाल से होने वाला रोग कौन है? लाल कीट रोग पादप में होता है, माइक्रोप्लाज्मा जनित रोग पपीता का पंची टाप में होता है, और केला का जो है लिटिल फिग है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर निम्न में से किस बीमारी के भी वाहक है? तो याद रखना, हाथी पाँव जो है जिसे फैलेरिया बोलते हैं और मलेरिया फैलाने वाला मच्छर एनाफिलीज के कारण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आंतों के रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो एक्स किरण का उपयोग जो है आंत के विकिरण के निदान में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एस्पिरिन है। तो याद रखना, एस्पिरिन एक जो एंटीपायरेटिक होता है। ठीक है, एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक। उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? बताना है कि इसमें से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है। ठीक है, तो याद रखना है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बताना है कि इसमें प्रतिजैविक औषधि कौन है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग लोगों का सीधा तौर पर उपचार कराने के लिए नहीं किया जाता है। तो कीटाणुनाशक का उपयोग जो है सीधा तौर पर उपचार के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है। तो याद रखना है ए और बी दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निमोनिया एक संक्रमण है। तो याद रखना निमोनिया जो है यह फेफड़ा का संक्रमण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि संक्रामक रोगों से सबसे सामान्य वाहक है। तो मक्खी जो है इसका सामान्य वाहक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है। तो पेनिसिलिन जो होता है वह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दवा नहीं होता है। उसके बाद प्रश्न है कि टीकाकरण की कल्पना किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीकाकरण का कल्पना किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है। तो हेपेटाइटिस जो है वह यौन संचारित बीमारी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीमोथेरेपी क्या है। तो याद रखना उपचार के लिए रसायन का प्रयोग करना जो है उसी को कीमोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि थैलेसेमिया एक अनुवंशिक रोग है जो प्रभावित करता है। तो याद रखना रक्त को थैलेसीमिया जो प्रभावित करता है जो अनुवंशिक से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की एक संक्रामक अवस्था होता है, इसको किसको कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकपुटी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है। तो याद रखना क्षय रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थायरॉक्सिन के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है। तो याद रखना आयोडीन 131। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सिस्टिस एक बीमारी एक संक्रामक है जो निम्नलिखित में से किसके संबंधित है। तो ये मूत्राशय से सिस्टिस बीमारी संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीलिया एक संक्रामक रोग है जो किससे फैलता है। तो याद रखना जल से पीलिया फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में लौह की कमी से होने वाला रोग है। तो याद रखना लौह शरीर में लौह की कमी से रक्तल्लता बीमारी होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अंतर्जवार रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आंत को। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है। तो याद रखना एक्जिमा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि एड्स किसके कारण होता है। तो याद रखना एड्स जो है विषाणु के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट उसके बाद है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो याद रखना अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क जो है प्रभावित हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। तो डेंगू जो है वह कीट मतलब मच्छर के काटने से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है कि कौन सा रोग से कैंसर नहीं होता है। तो ग्लूकोमा से कैंसर नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल जीरोथेमिया बिल्कुल सही है। साइनो को ऐसे भी रक्तलापता हो जाएगा, ये भी सही है, लेकिन ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। तो याद रखना जलजन्य रोग का उदाहरण है। टाइफाइड और कोलेरा जो है वह जल से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो याद रखना क्षय रोग से प्रति वर्ष 5 लाख व्यक्ति जो है भारत में मरता है। नेक्स्ट मलेरिया कौन सा मच्छर के काटने से होता है। तो पैरासाइट वाला मच्छर जो होता है उसी के काटने से मलेरिया होता है। नेक्स्ट है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो याद रखना है यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाला बीमारी है, यही बात सही है, लेकिन गलत पूछा तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं। तो 1 साल के अंदर पोलियो का दवा जो है दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि वायरस द्वारा होने वाला रोग है। तो याद रखना है सामान्य जुकाम जो है सर्दी जुकाम वो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। टेटनस जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला
टाइफोसा जीवाणु के कारण होता है, कोलेरा जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, सामान्य सर्दी जुकाम वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गलसुआ नामक बीमारी किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा गलसुआ नामक बीमारी होता है। और हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि रेबीज जो है किसके कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो टिटनस के कारण होता है, ठीक है। और गोनोरिया जो है खासरा हो जाएगा, अमेनोजाइटिस जो है निमोनिया हो जाएगा, हेपेटाइटिस से क्षय रोग होगा, गलसुआ टाइफाइड से होगा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो है प्लेग से, एड्स जो है काली खांसी से हो जाएगा, चेचक जो है हैजा हो जाएगा, और छोटी माता कोढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विषाणु द्वारा नहीं फैलता है। तो याद रखें डिप्थीरिया जो है विषाणु द्वारा नहीं फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल होता है। तो याद रखना हेपेटाइटिस विषाणु जो है उसका उद्भव काल 30 से लेकर 180 दिन के बीच होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हृदय रोगियों को अधिकतम मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो वासा जो है वह हृदय रोगियों को नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। तो याद रखना पेनिसिलिन जो है वह एक प्रकार के एंटीबायोटिक दवा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनिसिलिन के आविष्कारक थे। तो याद रखना पेनिसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए mRNA तकनीक का उपयोग किया जाता है। mRNA में किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो एक्स किरण का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाए जाने वाला रोग है। तो रानीखेत जो है वो मुर्गी में सबसे अधिक मात्रा में बीमारी होता है। नेक्स्ट है कि EEG मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो याद रखना है मस्तिष्क। ECG का जांच जो है हम लोग मस्तिष्क के लिए करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण की क्रिया को कहा जाता है। बताना है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण जो होता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है कि हीमोलिसिस कहा जाता है कि ओस्मोसिस कहा जाता है कि पैरालिसिस कहा जाता है? तो याद रखना है 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो याद रखना है फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 7 ये दोनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन से एंटीबायोटिक नहीं है? तो याद रखना है ऑक्सीटोसिन जो है वह एक प्रकार के एंटीबायोटिक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि ऑक्जीन संबंधित है। तो याद रखना है कर्क रोग से ऑक्जीन जो है संबंधित होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे विविध से जो भी प्रश्न पूछा है उन सभी प्रश्नों को। तो WHO द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया है? तो याद रखना निमहंस बेंगलोर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव शरीर द्वारा पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाला अम्ल है। तो याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव शरीर में यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। तो याद रखना है पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न से कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा स्त्रावित होता है तथा ATP के रूप में भंडारित होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो आणविक लक्षण के आधार पर मेडिकल केमिस्ट्री में दवा का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है कि अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है। तो याद रखना है UAA। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बैक्टीरियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो याद रखना है वसा अवशोषण से बैक्टीरियल जो है संबंधित होता है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियोसाइड है। तो याद रखना न्यूक्लियोसाइड जो है उपेरिन पायरिमिडीन और चीनी होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। तो याद रखना है एस्पार्टम जो है आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है,
ठीक है, एस्पोट्रम। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है। तो याद रखना, कोलाइड को अस्थायी करने तथा क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अच्छा भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है, यह एक है। तो याद रखना, अधिकृत ग्राहित प्रवृत्ति है। ठीक है, अच्छा भोजन के गंध से मुंह में पानी आ जाता है तो क्या है, यह अधिग्राहित प्रतिवर्ती क्रिया के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित बता निम्न में से कौन जैव उर्वरक का सही उदाहरण है, बताना है। तो माइकोरियल फंगी है, फिर ब्लू ग्रीन सेवाल है, ये भी सही है लेकिन यह नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एंथ्रोफोबिया डर है। तो याद रखना है, पुष्पों से डर को एंथ्रोफोबिया कहा जाता है। एजेंट ऑरेंज क्या है, तो एजेंट ऑरेंज जो होता है वह एक प्रकार के शकनाशी होता है। ठीक है, एजेंट ऑरेंज का मतलब होता है क्या चीज़, शकनाशी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ज़्यादा भोजन करने के बाद किसी को श्वास लेने में कठिनाई होता है, ऐसा क्यों होता है। तो याद रखना, मांसपेशियों का चलन जो है धीमा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा भोजन करने के बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊंची पहाड़ी में नासिका से रक्त स्राव हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो याद रखना, रुधिर वाहिनियों का दबाव बाह्य दबाव की तुलना में अधिक हो जाता है, जिसके कारण ब्लड निकलने लगता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो याद रखना, दक्षिण अफ्रीका में 1967 ईस्वी में मानव हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है, बताना है कीटनाशी के उपयोग से किसका उन्नति होता है। तो याद रखना, वे पदार्थ जो रासायनिक क्रियाओं वाले गुण के कारण कीटों को नष्ट करते हैं उसे कीटनाशी कहा जाता है। याद रखना, इसका प्रयोग जो है कृषि के क्षेत्र में पेड़ पौधा को बचाने के लिए बहुता से किया जाता है। कीटनाशक स्वास्थ्य के लिए प्रभावकारी और हानिकारक भी होता है, इसलिए इसमें से कोई भी उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है। पहला दिया है, एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, ये नहीं होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो पहला तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है, सफ़ेद कीट एक उदाहरण कवक रोग है, बताना है कि सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। तो याद रखना है, सरसों का सफ़ेद कीट जो है वह सरसों से संबंधित बीमारी होता है। याद रखना है कि सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है जो सरसों का एक भयानक रोग है, और रोग अलुविया कैंडिडा नामक फफूंद से होता है। इस रोग के कारण बुआई 30 से 40 दिन बाद पतिया की निचली सतह पर सफ़ेद रंग फफोले उभरे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और याद रखना है, इसमें यह दावा दिया जाता है 8 से 10 ग्राम तो सही हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखना, सहज प्रणाली का परिवर्धन में कौन सा सबसे सहज है, तो प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पाश्चुराइजेशन एक क्रिया है। तो याद रखना है, दूध को सबसे पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, इसी को पाश्चुराइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन सा रंग सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो लाल और नारंगी रंग जो होता है दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो याद रखना है, दिन और रात्रि दोनों समय में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मृत जीवों के अपघटक है। तो याद रखना है, वायरस जीवाणु कवक के सभी मृत जीवों का अपघटक होता है। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखना है, मांस खाने वाला जानवर जो होता है उसे कार्निवोर कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि हम कौन सा सब्जेक्ट का ऐसा ही वीडियो को लेकर आए। मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर।